हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का जो सामाजिक विज्ञान था उसका सारे चैप्टर्स को, सारे अध्याय को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बारी है एक एक चैप्टर का हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिससे पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे और यहाँ पे जितना भी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है सारे क्वेश्चन को हम बनाए, जिसको करने से आपका क्या होगा, पूरा यह चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा और एक एक पॉइंट्स आपको याद आ जाएगा। और ये सभी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला आपका चैप्टर हो गया, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। ठीक है, तो इससे संबंधित हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पूरा मिलेगा, एसएसटी मिलेगा, ठीक है, साइंस मिलेगा, पूरा पूरा मैथ मिलेगा, हिंदी इंग्लिश सब चीज यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रकृति, मशीन, ऊर्जा, मानव समाज। बोलिए इसके आंसर क्या होगा? हम फटाफट हम लोग करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट, क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो क्या होगा? मानव समाज। तो जो सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन होता है वो किससे जुड़ा होता है? मानव समाज से जुड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मानव समाज के बारे में ही पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है प्रयोग करना, गणना करना, समाज को समझना, तकनीक विकसित करना। तो सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है मानव समाज को समझना, मानव समाज जो गतिविधि करता है, जिस तरह समाज में रहता है उसको समझना। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, समाज को समझना। तो हर विकल्प को आप पढ़िएगा, जो भी ऑप्शन है, जो भी विकल्प है, पढ़ के तब उत्तर दीजिएगा। अगला है, अतीत का अध्ययन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है परीक्षा पास करने के लिए, वर्तमान को समझने के लिए, कहानियां जानने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। थोड़ा समय भी दे देते ताकि आप भी अपना आंसर दे दें। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान को समझने के लिए। तो वर्तमान को अगर आपको समझना है, बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको इतिहास जानना पड़ेगा। इतिहास से ही हम लोग वर्तमान के बारे में और आने वाला जो भविष्य होता है उसके बारे में हम लोग नया कर पाते हैं, कुछ अच्छा कर पाते हैं, बेहतर कर पाते हैं। अगर आप इतिहास को नहीं समझ पाइएगा तो फिर आपका वर्तमान और भविष्य अच्छा नहीं होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है आपका मानचित्र से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, मानचित्र क्या है? पृथ्वी का फोटो है, किसी क्षेत्र का प्रतीकात्मक चित्र है, केवल शहरों की सूची है, केवल देशों की सीमाएं हैं। तो जो मानचित्र होता है, जो मैप होता है, जो नक्शा होता है, वो क्या है? तो यह क्या है? तो क्या है भाई? किसी क्षेत्र का जो प्रतीकात्मक चित्र होता है, जिसको ऊपर से हम लोग खींचते हैं ना, जैसे किसी गांव को ऊपर से हम लोग फोटो ले लिए और उस फोटो में हम लोग प्रतीक का यूज करेंगे, मंदिर मस्जिद के लिए, हॉस्पिटल के लिए, रास्ता के लिए। तो वैसे चित्र को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मानचित्र बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन है कहानी पढ़ना, स्थानों का पता लगाना, समय जानना, मौसम बताना। तो जो भी मानचित्र होता है उससे हम लोग रास्ता पता कर लेते हैं, वो जगह कितना दूरी पर है उसको पता कर लेते हैं। ठीक है, कहीं जगह पे जाना है तो कैसे जाएंगे, वो सारा चीज हम लोगों को पता चल जाता है किससे? मानचित्र से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही, स्थानों का पता लगाना। तो मानचित्र से हम लोग स्थानों का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में सतह को कैसे दर्शाया जाता है? नीचे से, तिरछे, ऊपर से, अंदर से। तो हम लोग जो भी मानचित्र हम लोग देखते हैं उसको कैसे दर्शाया जाता है? ऊपर से दर्शाया जाता है। ऊपर से आपको दिखेगा रास्ता कहाँ है, घर कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, बैंक कहाँ है ना, ये सारा चीज आपको ऊपर से दिखेगा। तो मानचित्र में जो सतह होता है उसको कैसे दिखाया जाता है? ऐसे अगर सतह लेंगे तो थोड़ा दिखेगा, ऊपर से लेंगे तब समझ में आएगा कौन चीज कहां पर है। तो क्या होगा? ऊपर से।
अगला क्वेश्चन है एटलस क्या होता है। ऑप्शन है एक मानचित्र, ग्लोब, मानचित्रों की पुस्तक, दिशा सूचक। तो एटलस क्या होता है? एटलस जो होता है किताब होता है जिसमें बहुत सारे मानचित्र होते हैं। तो यह जो होता है मानचित्रों की एक पुस्तक होता है, किताब होता है। अगला क्वेश्चन है मानचित्र के प्रकार। ठीक है, इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत, नदियां और महासागर दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? कौन सा मानचित्र है जो पर्वत के बारे में बताता है, नदी के बारे में और महासागर के बारे में बताता है, पठार के बारे में बताता है, ये जो भी भौतिक स्थल है उसके बारे में जानकारी देता है। उस मानचित्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन है राजनैतिक, भौतिक, थीमेटिक, आर्थिक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ताले आप आंसर लगा दीजिए। देश, राज्य और राजधानियां दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? जो देश के बारे में, राज्य के बारे में, सीमा के बारे में बताए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा मानचित्र उसको बोलेंगे? ऑप्शन है भौतिक, थीमेटिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजनैतिक। ठीक है, तो जो देश, राज्य और सीमा के बारे में बताता है वैसे मानचित्र को हम लोग राजनैतिक मानचित्र बोलते हैं। सब चीज पढ़ा चुके हैं। अगला है किसी एक विशेष जानकारी को दिखाने वाला मानचित्र कहलाता है। तो कोई ऐसा मानचित्र होता है जो विशेष चीज को बताता है, जैसे किसी नदी के बारे में वहां पे चर्चा है, या किसी खास जगह के बारे में चर्चा है, या कोई खास स्थल है जो बहुत ही नामी है, बहुत ही ऐतिहासिक है, उसके बारे में विशेष जानकारी देता है। तो वैसे मानचित्र को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक, राजनैतिक, थीमेटिक, समान। उसको क्या बोलेंगे? थीमेटिक मानचित्र हम लोग बोलेंगे। तो भाई लोग जितना क्वेश्चन है दिए ना पूरा चैप्टर इसमें आ जाएगा, इसीलिए खूब अच्छा से इसको कर लीजिए, सारा पॉइंट्स आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, और यह जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, इसका पीडीएफ टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, लिंक नीचे दे देंगे, वहां से आप लोग क्या कीजिएगा भाई, डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जाएगा और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानचित्र के मुख्य घटक से अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एकदम टॉपिक वाइज बना है भाई, जितना चैप्टर में टॉपिक है सभी पे प्रश्न हम रख दिए ताकि पूरा चैप्टर आपका अच्छा से रिवीजन हो जाए। मानचित्र के मुख्य घटक कितने होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानचित्र के मुख्य घटक कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। क्या होगा भाई? 3 याद रखिएगा। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 होते हैं। अब पूछेगा कौन कौन सा? निम्न में से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? दूरी, दिशा, प्रतीक, तापमान। तो देखिए दूरी जो है मानचित्र का घटक है, दिशा भी मानचित्र का घटक है, प्रतीक जो है जो संकेत होता है वो भी मानचित्र का घटक है, उसका पार्ट है, लेकिन तापमान कोई मतलब नहीं, तापमान जो है मुख्य घटक नहीं है। तो ये तीनों जो होता है मुख्य घटक होता है किसी भी मानचित्र का। अगला क्वेश्चन है मानचित्र पर वास्तविक दूरी को क्या दर्शाता है? तो मानचित्र पर जो वास्तविक दूरी होता है उसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं? स्केल के द्वारा। आंसर बता दिए हम। दिशा, प्रतीक, स्केल, रंग। तो क्या हो जाएगा? स्केल हो जाएगा। आंसर बोल दिए क्वेश्चन में हम। अगला है दिशा पे आधारित प्रश्न। 4 मुख्य दिशाएं कौन सी है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पूरब, बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे। इसको तो आप लोग आंख बंद करके भी बना दीजिएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये 4 मुख्य दिशाएं होती है। इसके अलावा भी आपको बताए थे 4 मध्यवर्ती दिशाएं होती हैं। अधिकतर मानचित्रों में उत्तर दिशा को किससे दिखाया जाता है? तो उत्तर दिशा भैया नक्शा में जरूर दिया रहता है। उत्तर दिशा पता चल जाएगा तो बाकी दिशा हम लोग पता कर लेते हैं। उत्तर के इधर हो जाएगा पूरब, पूरब को उल्टा हो जाएगा पश्चिम, और उत्तर को उल्टा हो जाएगा दक्षिण। यू से, इससे, इससे, इससे। बोलिए। तो हम लोग उत्तर दिखाते हैं, ऐसे लिख देते हैं एन या ओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्व किस प्रकार की दिशा है? उत्तर पूर्व ऑप्शन है मुख्य दिशा, गौण दिशा, मध्यवर्ती दिशा, काल्पनिक दिशा। क्या हो जाएगा भाई? मध्यवर्ती दिशा। तो 4 हो गया मुख्य दिशा ना, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। 4 होता है आपका मध्यवर्ती दिशा होता है।
ना, जैसे उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। ये चारों दिशा जो है इसको बोलेंगे मध्यवर्ती दिशाएं। अगला क्वेश्चन है टॉपिक 5 पे प्रतीक चिन्ह पे आधारित ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मानचित्र में प्रतीक चिन्हों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जो भी मानचित्र होता है, जो भी नक्शा होता है, उसमें हम लोग प्रतीक जो होता है, संकेत जो होता है, उसका हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं। सजावट के लिए, सीमित स्थान में अधिक जानकारी दिखाने के लिए, रंग भरने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए। क्या हो जाएगा भाई, अब जगह कम है, अब सब चीज को दर्शाना है, तो अगर घर होगा तो घर बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, जंगल होगा जंगल बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, नदी है तो नदी बनाएंगे तो कहां से जगह आएगा। इसीलिए सबका हम लोग प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं ताकि कम जगह में सारा जानकारी हम लोगों को मिल जाए। तो सीमित स्थान में अधिक जानकारी दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में मानचित्रों के प्रतीक चिन्ह कौन निर्धारित करता है। तो हम लोगों का जो देश है, प्यारा देश भारत, उसमें प्रतीक चिन्ह को निर्धारित कौन करता है। ठीक है, यूनेस्को, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, एनसीईआरटी, इसरो। एनसीईआरटी पे मत मार दीजिएगा, क्या हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है यही मानचित्रों में कौन सा, ठीक है, प्रतीक चिन्ह होगा, कैसा होगा, ये सब निर्धारित करता है, ये सब फैसला लेता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला क्वेश्चन है ग्लोब और पृथ्वी का मानचित्रण पे आधारित। ग्लोब क्या है। तो ग्लोब जो है समतल मानचित्र है, गोलाकार पृथ्वी का मॉडल है, थीमेटिक मानचित्र है या एटलस है। आराम से बता दीजिएगा आंख बंद करके भी, यह क्या है, गोलाकार पृथ्वी का मॉडल है। अगला प्रश्न है पृथ्वी को समतल कागज पर पूरी तरह सही क्यों नहीं दिखाया जा सकता है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी गोलाकार है, कागज छोटा है, रंग कम है। तो पृथ्वी को हम लोग समतल कागज पर नहीं दिखा पाते हैं, क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो है गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल, और कागज क्या है, सपाट है। ठीक है, तो पृथ्वी गोलाकार है, इसलिए हम लोग इसको कागज पर, समतल कागज पर नहीं दर्शा सकते हैं। पृथ्वी को समझने के लिए हम लोगों को जो बेस्ट चीज है वो क्या है, ग्लोब। ग्लोब को समझ गए तो आप पृथ्वी को समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के भूगोल को बेहतर कौन दर्शाता है। पृथ्वी का जो भूगोल है उसको बेहतर तरीके से हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो अभी आपको आंसर बता दिए ना, दीवार मानचित्र, एटलस, ग्लोब और स्केच। तो क्या हो जाएगा, ग्लोब। अगला क्वेश्चन है अक्षांश पे, विषुवत रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। तो जो विषुवत रेखा होता है वो किस अक्षांश पर है भैया, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 180। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। सब पढ़ा चुके हैं, जाके अगर नहीं देखे हैं तो पहला चैप्टर का वीडियो देख लीजिए, 2 पार्ट बना चुके हैं, दोनों पार्ट को कंप्लीटली देख लीजिए, कंप्लीट कीजिए, फिर तीसरा पार्ट बाकी है उसको भी जल्द कर देंगे। अगला क्वेश्चन है अक्षांश किसकी दूरी मापता है। अक्षांश जो होता है किसकी दूरी मापता है भैया, ये जो अक्षांश है किसकी दूरी मापता है। ध्रुव से ध्रुव, विषुवत रेखा से, ग्रीनिच से, तिथि रेखा से। तो यह जो दूरी मापता है किसे मापता है, विषुवत रेखा से। ये बीच वाला जो रेखा है इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। अक्षांश क्या है, देशांतर क्या होता है, ये सारा चीज हम पढ़ा चुके हैं, उसको नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, बिना पढ़े आएगा तो नहीं बुझाएगा, समझे। तो चैप्टर को खूब अच्छा से पहले पढ़ लीजिए, फिर यहाँ पे आइए, तब देखिए कितना मजा आएगा, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है। तो जो अक्षांश रेखा है या अक्षांश वृत्त है, सेम चीज है, क्योंकि वो वृत्त जैसा होता है उसको अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। वो कैसा है, सबसे बड़ा बताना है, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ध्रुव वृत्त। क्या होगा भैया, विषुवत रेखा। अगला क्वेश्चन है देशांतर पे, देशांतर किसकी दूरी मापता है, विषुवत रेखा से, प्रमुख यामोत्तर से, ध्रुव से, तिथि रेखा से। तो क्या हो जाएगा, प्रमुख यामोत्तर। तो देशांतर जो दूरी मापता है वो किससे मापता है, प्रमुख यामोत्तर से। अगला क्वेश्चन है प्रमुख यामोत्तर किस डिग्री पर है। प्रमुख जो यातर है उसका डिग्री क्या है, जैसे 90 डिग्री है कि 180 है कि 0 है कि 45 है। तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा प्रमुख यामोत्तर जो है उसका डिग्री कितना होगा, उसका होगा आपको 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है प्रमुख यामोत्तर किस स्थान से गुजरता है। ऑप्शन है पेरिस, रोम, ग्रीनिच, दिल्ली। तो जो प्रमुख यामोत्तर है, ठीक है, वो किस शहर से गुजरता है, तो याद रखिएगा
ग्रीनिच शहर से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है समय समय क्षेत्र और आईएसटी पर। पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री घूमता है? ऑप्शन है 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 24 डिग्री। तो जो पृथ्वी है 24 घंटा में कितना घूमता है भाई? एकदम आसान है, 360 डिग्री। ऐसे ऐसे पूरा घूम जाएगा तो कितना डिग्री? 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 15 डिग्री देशांतर का समय अंतर कितना होता है? ठीक है, तो 24 घंटा में होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? 24/360, और 15 डिग्री में कितना हो जाएगा? 24/360, और गुना कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, इसको भागा कीजिएगा तो कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 15 मिनट। ठीक है, 15 डिग्री घूमने में 15 मिनट नहीं लगेगा, मतलब 60 मिनट आएगा, 1 घंटा। ठीक है, तो 15 डिग्री घूमने में याद रखिएगा कितना आएगा? 1 घंटा। ठीक है, और 24 घंटा में कितना घूमेगा वो? 360 डिग्री। और 1 घंटा में कितना डिग्री? 15 डिग्री, याद रखिएगा। तो पृथ्वी 1 घंटा में कितना घूमता है? 15 डिग्री घूमता है। 24 घंटा में 15 गुना 24 कर दीजिएगा तो कितना जाएगा? 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? जो हम लोगों का जो समय है पूरे देश में, जो एक समय है जिसको हम लोग भारतीय मानक समय बोलते हैं, वो कितना डिग्री पर आधारित है? ठीक है, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूरब, 90 डिग्री पूरब, 75 डिग्री पूरब, 70 डिग्री पूरब। तो वो किस पे है भैया? 82.5 डिग्री पूरब। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईएसटी जीएमटी से कितना आगे है? आईएसटी जीएमटी से कितना आगे है? ठीक है, तो देखिए इस पे आप अच्छा से कर लीजिए, और टेलीग्राम पे इस पे क्यूज हम खिला देंगे, जिससे पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। इसी का हम क्यूज दे देंगे, क्यूज में आप आंसर लगाइएगा, पता चल जाएगा आपको कितना ये सारा पॉइंट्स याद है। तो आईएसटी जीएमटी से कितना आगे है? तो हम लोग का जो समय है कितना आगे है? 4 घंटा, 5 घंटा, 5.5 घंटा, 6 घंटा। ठीक है, तो जो ग्रीनिच वाला समय है जिसको जीएमटी बोलते हैं, उससे हम लोग का समय कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टॉपिक 10 पर, समय क्षेत्र सामान्यतः कितने डिग्री का होता है? तो जो समय क्षेत्र होता है कितना डिग्री पर हम लोग नया समय मान लेते हैं? कितना डिग्री? ऑप्शन है 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री। तो 15 डिग्री देशांतर पर आप याद रखिएगा हम लोग नया समय मान लेते हैं। 15 डिग्री पर एक नया समय, फिर 15 डिग्री पर एक नया समय, मतलब 15 के पहाड़ा में जितना आएगा उतना हम लोगों को नया समय मानना पड़ता है, ताकि दो जगह के बीच में, ठीक है, जो समय रहे एक जैसा रहे। अगला है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर पर स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो कितना डिग्री पर है बताना है देशांतर में। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। तो यह जो है आपको याद रखिएगा 180 डिग्री पर है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितना देशांतर पर है? 180 डिग्री पर। अगला है तिथि रेखा पार करने पर क्या बदलता है? समय बदलता है, मौसम बदलता है, तिथि बदलता है कि ऋतु बदलता है? तो भैया नाम में है तिथि रेखा, तो क्या बदलेगा? तिथि बदलेगा। अगला क्वेश्चन है तिथि रेखा सीधी क्यों नहीं है? ऑप्शन है महासागर के कारण, देशों के सीमाओं के कारण, ध्रुवों के कारण, अक्षांश के कारण। तो देखिए तिथि रेखा जो है भैया सीधा नहीं है, ऐसे टेढ़ा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग देश का सीमा है भैया, तो देश की सीमाओं के कारण जो तिथि रेखा है वो सीधा नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देशों की सीमाओं के कारण जो तिथि रेखा है वो सीधी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान की सटीक स्थिति क्या निर्धारित करता है? दूरी, दिशा, अक्षांश और देशांतर प्रतीक। तो किसी भी जगह पर है उस जगह को पता करने के लिए दो चीज का जरूरत होता है, एगो अक्षांश और एगो देशांतर। ठीक है, तो याद रखिएगा अक्षांश और देशांतर किसी भी बिंदु का जगह पता करने के लिए जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है अक्षांश और देशांतर मिलकर क्या बनाते हैं? तो अक्षांश और देशांतर मिलकर क्या बनाते हैं भाई? मानचित्र, ग्रिड, दिशा, स्केल। क्या बनाते हैं? ग्रिड बताते हैं। ठीक है, उस जगह का स्थिति बताते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली लगभग किन निर्देशांकों पर स्थित है? ठीक है, दिल्ली का आपको बताना है, दिल्ली कितना डिग्री, ठीक है, अक्षांश में कितना डिग्री आपका, ठीक है, देशांतर में याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
29 डिग्री उत्तर और 77 डिग्री पूरब। ठीक है, ये निर्देशांक होता है। मतलब दिल्ली का जो अक्षांश है 29 डिग्री उत्तर है और देशांतर जो है आपका 77 डिग्री पूरब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो जो हम लोगों का देश है भारत, उसका अक्षांश कितना है, देशांतर कितना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अक्षांश जो होगा ऐसे होगा और देशांतर ऐसे होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो अक्षांश होता है वो कितना है आपको याद रखिएगा, अक्षांश। ठीक है, यहां से यहां ऐसे और ऐसे ऐसे जो दूरी होगा उसको देशांतर बोलेंगे। तो अक्षांश जो होता है याद रखिएगा वो कितना है आपका 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तर। ठीक है, 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तर, यहाँ पे 8 डिग्री और यहाँ पे आपका 37 डिग्री। ये जो है आपका क्या हो गया, अक्षांश हो गया, किसका, भारत का। तो 8 डिग्री याद रखिएगा, 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तर में। अच्छा, अब इसका देशांतर कितना है भाई, तो देशांतर याद रखिएगा वह होता है आपका ये, भारत का देशांतर डायरेक्ट याद रखिएगा 68 से 97। तो ये हो गया आपका 68, ये हो गया आपका 97। तो 68 डिग्री से 97 डिग्री होता है क्या, याद रखिएगा देशांतर। ठीक है, तो 68 डिग्री से 97 डिग्री पूरब देशांतर होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, पश्चिम मत लिख दीजिएगा, पूरब। और ये अक्षांश में उत्तर याद रखिएगा। तो उत्तर में होगा भारत का अक्षांश 8 डिग्री से 37 डिग्री और देशांतर होगा पूरब में 68 डिग्री से 97 डिग्री, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र क्यों अत्यंत उपयोगी साधन है? ठीक है, तो मानचित्र जो होता है उसके बारे में बताना है जी, यह उपयोगी क्यों होता है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ऑप्शन है, यह सुंदर होता है, यह क्षेत्र की स्थिति दर्शाता है, यह कहानी बताता है, यह समय बताता है। तो अक्षांश जो है आपका, ठीक है, तो जो मानचित्र होता है भैया ये किसी भी क्षेत्र का स्थिति बता देगा, किसी जगह से वो कितना दूरी पर है, किस दिशा में है ना, ये सारा चीज किसे पता चलता है, मानचित्र से। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ग्लोब पर जो रेखा खींचा गया रहता है प्राकृतिक थोड़े है, असली में तो है नहीं, हम लोग खींच लेते हैं ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो, अक्षांश और देशांतर को। तो ग्लोब पर जो खींचा गया लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड रेखाएं। और लास्ट क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, पृथ्वी पर किस स्थान की स्थिति सही सही कैसे बताई जाती है? तो पृथ्वी पर कोई भी स्थान है उसको आप कैसे सही सही बता पाइएगा, नाम से बताइएगा कि काम से बताइएगा कि दिशा से बताइएगा कि अक्षांश देशांतर से बताइएगा कि मानचित्र के रंग से बताइएगा, आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आशा करते हैं सारे बिंदुओं को आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर आप अच्छा से कर लीजिएगा। और इसका जो वीडियो हम बनाए उसको देख लीजिएगा, पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। और इसका एक एक पॉइंट्स वाला, इसी को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी छोटा छोटा आपको हम टेलीग्राम में डाल देंगे, जिससे आप इस चैप्टर को अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। तो चैनल को नहीं किए हैं भैया अभी तक सब्सक्राइब, लाइक तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, कीजिएगा तब ना मेरा भी मन लगेगा पढ़ाने में। चलिए बहुत अच्छा, तो इसको कर लीजिएगा और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।